झारखंड में लोकसभा चुनाव का चौंकाने वाला रिजल्ट होगा ड्यू टू हेमंत सोरेन। सिंचन घोटाला जिसको बोला जाता है 70,000 करोड़ का, और मोदी जी ने भर सभा में एमपी में भी कहा था कि ये इनको मैं अंडर डालूंगा, करप्ट पार्टी। और बाद में तीसरे दिन समझ में आया, वो डायरेक्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली उन्होंने। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई सत्ता में रहने के बाद आपके पास पावर थी, ताकत थी, तो आप हमारे लिए क्या करें? पाप तो हर मनुष्य करता है, ये कलयुग है, सतयुग तो है नहीं। वो सिर्फ चाहते हैं, उनको सिर्फ 40 सीट जो है लोकसभा का वो दिखता है कि किसी भी तरह किसी के साथ भी हम वो करके 40 सीट में से हम 30 सीट 25 सीट जीत जाए, उसके बाद खत्म हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इससे मौजूद हैं कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस जो है दिल्ली का दिल कहा जाता है, और यहाँ पे एक चाय की टपरी, जैसे कि हम हमेशा जो है चाय की टपरी पे कहीं ऐसे मुलाकात हो जाती है लोगों से। आज यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं देश की राजनीति क्या चल रहा है, क्या हलचल चल रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करते हैं। आइए जी, क्या नाम है अंकल आपका? मैं नौशाद आलम, मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से। अच्छा, झारखंड के लोग जो है जल्दी लगभग हम लोग अक्सर जो है पब्लिक लाइव करते रहते हैं, पर कनॉट प्लेस में जो है मतलब झारखंड के लोग बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, क्या है कि झारखंड के लोग जो है ज़्यादा घूमने टहलने में विश्वास नहीं रखते? नहीं, झारखंड के लोग ऐसे भी मेहनती होते हैं पूरी तरह से। वहाँ के जितने सारे लोग भी हैं छोटा छोटा काम करते हैं, मोटरसाइकिल बनाना, टेम्पू बनाना। वहाँ के लोग मेहनती हैं। वहाँ का कोई बंदा घर पर नहीं बैठता है, हर आदमी मेहनत करता है। कोई ऑटो चलाता है, कोई कुछ करता है। वहाँ हम लोग ठीक हैं, अच्छी स्थिति में मेहनत करते हैं, और वहाँ का सारा लोग जो है मेहनत करके खाता कमाता है। क्राइम तो आप जो है झारखंड के किस जिले से हैं? मैं झारखंड में पलामू जिले से मैं आता हूँ। वहाँ एक डाल्टनगंज है विधानसभा क्षेत्र, जो डाल्टन अंग्रेज थे उन्हीं के नाम पे वो रखा हुआ है। अब मेदिनीनगर कहा जाता है उसको। अच्छा, आपके यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, कुछ बता सकते हैं अपने क्षेत्र के बारे में? हम लोग के क्षेत्र के यहाँ मुख्य व्यवसाय जो वहाँ का है झारखंड का, वहाँ पे सब लोग, कोई कपड़ा का व्यापारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और झारखंड में जो है खनिज पदार्थ वगैरह का है वहाँ पे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऐसा वहाँ पे नहीं किया है गया है। लेकिन वहाँ का राज्य सरकार है, बहुत अच्छा काम किया है। हेमंत सरकार वहाँ का जो है बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, इस समय आपके राज्य सरकार को भ्रष्टाचार में जो है इस समय दो मुख्यमंत्री, एक अरविंद केजरीवाल और एक अरविंद केजरीवाल और एक जो है जो हेमंत सोरेन। अभी कल महारैली थी जो है लोकतंत्र बचाओ महारैली, जो है विपक्ष द्वारा आयोजित की गई थी। वहाँ पे हम लोग मौजूद थे। वहाँ हेमंत सोरेन की जो है बीबी आई हुई थी, और काफ़ी उन्होंने भावुक जो है भाषण दिया था। क्या अच्छा बताइए, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, क्या क्यों उनको जेल डाला? भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार का जो मामला उन पर लगाया जा रहा है, हेमंत सोरेन ने साफ आके मीडिया के सामने बोला कि अगर सारा दस्तावेज को सामने अगर कर दें, सारे दस्तावेज को सामने अगर कर दिया जाए, तो मैं राजनीतिक से नहीं, इस झारखंड से संन्यास ले लूँगा। उनका ये मंतव्य टीवी में आया है, उन्होंने खुद बोला है। और संलिप्त अगर वो रहते इसमें, तो ऐसा बयान तो नहीं देते कम से कम। अच्छा, आपके यहाँ लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14 सीटें। और आपके पास ये चुनाव होने वाला है, जो है 19 अप्रैल से चुनाव जो है जारी हो गया, चुनाव होना। इसमें जो है आचार संहिता भी जो लगा हुआ है। अच्छा, आप विपक्ष जो आरोप लगाता है कि ये सोची समझी रणनीति है सत्ता पक्ष की, रूलिंग पार्टी की, विपक्षी दलों को जो है जेल में डालना, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर देखिए, जेल में डालना हताशा का परिचय है। झारखंड में जो है अभी चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। झारखंड में लोकसभा चुनाव का चौंकाने वाला रिजल्ट होगा ड्यू टू हेमंत सोरेन। जिस टाइप का काम किया गया है, वहाँ अत्याचार तो होता ही है। झारखंड में जो है पूरा पब्लिक बास्ट हो गई। बीजेपी ने अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मार लिया झारखंड में। अच्छा, तो आप क्या लगता है इस बार, जैसे मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, और आपके यहाँ झारखंड में 14 सीटें हैं। अच्छा, आप एक अनुमान बताइए कि ये 14 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं? कम से कम गठबंधन जो है, कम से कम वहाँ पे 14 का तो हम दावा नहीं करेंगे। कम से कम हम 10-11 क्रॉस कर जाएंगे। हम 10 से 11, जैसे इन्होंने बताया कि हम जो है इस बार झारखंड में 10 से 11 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो हेमंत सोरेन पे जो है भ्रष्टाचार का जो है उनको जेल में डाला, अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इस पर कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ये सही हुआ या गलत हुआ, या विपक्ष की ये सोची समझी रणनीति है? भाई साहब, ये रणनीति के तहत किया गया है। उनको डाला गया, केजरीवाल जी को उठा करके डाला गया। अभी तक इतिहास में तो ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री को उठाला और डाल दिया। उस पर जांच चलता है, उस पर केस कीजिए, उस पर उस सम्मिलित होंगे वहाँ। वो तो इतना बुलंदी से जाके ईडी के सामने बैठे ना, ऐसा नहीं कि ईडी से भागते फिरे हैं। वो दिल्ली आ गए,
दिल्ली आ गए किसी कारण। हर आदमी का अपना अपना निजी ज़िंदगी होता है। निजी ज़िंदगी में वो दिल्ली आए, दिल्ली में इधर उधर रहे तो ईडी ने यहाँ छाप मारती है, जो कि उसके काउंटर में उन्होंने केस किया। आप कहाँ से हैं? जी महाराष्ट्र से। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, आज तो बहुत जो है, आज बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, भारत जो विविधताओं से भरा है। आज देखिए यही विविधता हमारे जो है आसपास दिख रही है। एक भाई साहब झारखंड से हैं और एक महाराष्ट्र से। जी आप बताइए, इस समय जो देश में जो है परिदृश्य चल रहा है राजनीति का जो है। अच्छा, पहले ये बताइए, आपके यहाँ जो तोड़ फोड़ मची हुई है एनसीपी और जो है शरद पवार और जो है उद्धव ठाकरे, कुछ बताइए इसके बारे में हमारे जनता को। नहीं, वहाँ पे जो जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है पार्टियों में, और वो हिसाब से वहाँ लोगों में भी एक गलत ये गया है, एक उनका यानी संदेश गया है गलत, कि आपको आपकी राजनीति आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आपको तोड़ने फोड़ने की क्या ज़रूरत है। आप अपने काम के बलबूते पे आप आओ ना, आपके काम के बलबूते पे आप आओ। रोका किसने है? पब्लिक वोट देती है काम की वजह से, और उन्होंने जिस तरह से एक दो परिवार को तोड़ा है, और जिसकी एक पहले से जिससे रियासत चली आ रही थी, उद्धव की जो पार्टी है शिवसेना, उसको भी उन्होंने पूरी तरह तोड़ दिया। तो ऐसा तोड़ के उन लोगों के पास, भाजपा के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, पता नहीं सब यहाँ वहाँ से ला के भरे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले जो है उनको जो है शरद पवार को जो है, शरद पवार सत्ता में मतलब नहीं थे, और अजीत पवार उनके भतीजे को जो है ईडी ने उनको भी तलब किया था। तो जैसे वो भाजपा में शामिल हुए, उनसे बाद एकाएक जो है 4 साल हटा लिए गए, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वही उससे पहले तो वही हंगामा किए हुए थे विधान भवन में, विधानसभा में, कि सिंचन घोटाला जिसको बोला जाता है 70,000 करोड़ का। और मोदी जी ने भर सभा में एमपी में भी कहा था कि ये इनको मैं अंडर डालूंगा, करप्ट पार्टी। और बाद में तीसरे दिन समझ में आया, वो डायरेक्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली उन्होंने। उसके बाद से एंटी करप्शन का अभी जस्ट 15 दिन पहले की बात है, एंटी करप्शन जो ब्यूरो है वहाँ का, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दिया। अच्छा, आपके यहाँ जो है, आपके यहाँ जो लोकसभा सीट है, आपको क्या लगता है इस बार जो है जो तोड़ फोड़ मची है, वहाँ किसको फ़ायदा मिलने वाला है? नहीं, वहाँ तो फ़ायदा ये है कि लोगों ने, विपक्ष को, जो गठबंधन जो है, गठबंधन के लोग वहाँ पे जो है विपक्ष को फ़ायदा मिलने जा रहा है। नहीं, पूरा एक्चुअली लोगों ने समझ लिया कि अब ये पूरा विपक्ष एक साथ होके जब वहाँ पे क्योंकि लोगों ने ये वहाँ एक्चुअली पहला सबसे बड़ा वहाँ मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, ये मराठा जो आरक्षण है ना, ये इतना बड़ा मुद्दा है। 4 करोड़ मराठा है वहाँ पे, और भाजपा में ज़्यादातर मराठा जो था उन्होंने उनके फेवर में आवाज़ नहीं उठाया, तो पूरा लामबंद हो गया है महाराष्ट्र में। जिधर भी उनको घुसने नहीं दे रहे, ना प्रचार करने में, ना उनको कहीं कन्विंसिंग करने में। इसको नहीं घुसने दे रहे, ये बीजेपी के लोगों को, क्योंकि जो सत्ता में रहेंगे उनको पकड़ेंगे ना वो लोग। भाई, सत्ता में रहने के बाद आपके पास पावर थी, ताकत थी, तो आप हमारे लिए क्या करें। तो वो एक मुद्दा वहाँ पे गरमाया हुआ है। तो वहाँ भी लेकिन मराठा पूरा कम्युनिटी न्यूट्रल है। उन्होंने कि आपको जिसको मर्जी लगा, जो आपका काम कर सकता है, आप उसको वोट दो। तो वो हिसाब से वहाँ के लोग अभी एक मन बना लिया, जहाँ तक का हम लोगों ने देखा है, क्योंकि वहाँ लोकल रहते हम, तो लोगों का ज़्यादातर रुझान महाविकास आघाड़ी की तरफ है, क्योंकि देखते एक बार इनको भी मौका देखेंगे, ये हमारे लिए क्या करते हैं। अच्छा, इस बार जो है मोदी जी जो है 400 पार का नारा दे रहे हैं, ठीक है। अभी कल जो है महारैली थी गठबंधन के, विपक्ष की महारैली थी यहाँ पे। जी। हाँ, लोकतंत्र बचाओ महारैली, उसमें उद्धव ठाकरे भी आए हुए थे। तो राहुल गांधी जब अपना भाषण में उन्होंने कहा कि 180 के पार ये जो है 180 भी इनको पाना मुश्किल हो गया। क्या ये, इस पर आप कुछ बताइए, अपनी मत बताइए, अपनी मत बताइए क्या है। ये तो बात देखो, उन्होंने सही कहा, 180 भी वो पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक का ये हम महाराष्ट्र के हिसाब से हम फैक्ट बोलते थे, क्योंकि 23 उनकी सीट थी, तो पूरे महाराष्ट्र में उनके 2 से 3 ज़्यादा नहीं आएंगे। तो वही अंदाज से आप और भी जोड़ लो, कर्नाटका में जहाँ इतना 26 उनका सीट था, 27, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे भी कर्नाटका का माहौल भी ऐसा है कि वहाँ पे उनको 5-6 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसा लेस करते जाइए, पश्चिम बंगाल में तो भूल ही जाइए। वहाँ पे तो ये हम लोग न्यूज़ में जब देखते हैं ना, और वहाँ पे लोगों का भी देखते हैं, तो वो हिसाब से अंदाज़ा हमको समझ में, हमारे महाराष्ट्र से ही हमको समझ में आता है अदर स्टेट का क्या उसमें रुझान आएगा। कि इम्पॉसिबल है कि अगर 160 भी क्रॉस कर जाए तो। इस समय आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जो है अभी अरविंद केजरीवाल जी को, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी जो यहाँ पे सत्ता में है, उसको जेल डाला जा रहा है। जैसे यहाँ पे जेल डाला गया अरविंद केजरीवाल को,
और वहाँ पे जो है झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये सत्ता की ये क्या मोदी जी लोग, ये विपक्ष जो है लगा रहा है, जैसे उनको आरोप लगा रहा है कि मोदी जी डरे हुए हैं। कल उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी का भी वक्तव्य था कि जो है एक मरा हुआ शासक ऐसे कुछ करके था कि एक मरा हुआ लोकतंत्र जो देता है, ऐसे कुछ उनका वक्तव्य था। तो मुझे पूरा मेमोराइज नहीं है, इस पर बताइए क्या कहना है। नहीं, उन्होंने ये हिसाब से कहा ना कि मैं ये जानना चाहता, जब आप वर्ल्ड लेवल के लीडर हो, हाँ, आप ताकतवर हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तो आपको एक सीएम रहते हुए एक सीएम रहते हुए इंसान को उसको आप अंदर डाल देना, ये कहाँ का कानून है? वो एक प्रोटोकॉल में आता है, आप उसको सही से उसकी प्रक्रिया कीजिए पूरा, उसको चारों तरफ घेरा जाता है। शिबू सोरेन, वो उनका जो सोरेन साहब का तो ऐसा हो गया कि उनके बंगले की तरफ उनको चारों बाजू घेराबंदी किया गया, जैसे वो कहीं दूसरे कंट्री से आया हुआ कोई इंसान है। अरे चीफ मिनिस्टर है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन। बीच में ये भी मीडिया, वहाँ की जो मीडिया बोल रही थी कि मुख्यमंत्री गायब है। नहीं, वो तो हवा मीडिया का काम है ना। आज तक मेरे को कोई भी न्यूज़ चैनल आप दिखाओ, जैसे आप जैसे जो यूट्यूबर है या लोकल चैनल, आप तह तक जाते हो, आप उसकी पूरा खोद के बीन के आप लोगों के सामने रखते हो, सच्चाई रखते हो। और ये नेशनल मीडिया, आप बताइए ना उनको क्या है, वो कभी ये सच्चाई और कभी लोगों के सामने नहीं रखते। हमेशा एक पर्दे के आड़ में कितना बड़ा घिनौना कांड चल रहा है, ये लोगों को नहीं पता है। लोगों के सामने सिर्फ हवा ही रखते। अच्छा, आपके अनुसार क्या लगता है इस बार जो है बीजेपी जो है कितनी सीटें जीत रही है पूरे भारत से? मैं बताया ना आपको, 160 से ज़्यादा नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। जैसा कि आपने देखा, एक भाई साहब जो है झारखंड से थे और एक जो है महाराष्ट्र थे, और दोनों ने अपना अपना मत रखा। आइए इसी विषय में हम और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं और लोग को भी जोड़ते हैं। जी, क्या नाम है आपका? तरुण भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के रहने वाले भैया। अच्छा, ये बताइए, इस समय जिस प्रकार से दिल्ली की राजनीति चल रही, इस पर क्या आपका सोचना है? क्या राजनीति चल रही है भैया? ये जो अंदर के केजरीवाल जी, ये तो अब क्या करे, बिना सीएम के दिल्ली हो गई है तो अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। पर अभी हाई कोर्ट पिटिशन में हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि आप दबाव नहीं डाल सकती है, न्यायपालिका का मामला। मैं देखो, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, तो जो आपकी जुडिशरी है उन पे इन्फ्लुएंस रहता ही रहता है। मतलब जुडिशरी जो है वो लॉ देख रही है, पर जनता के बारे में तो सोचना चाहिए। चलिए, आप जो है आप जैसे आप एडवोकेट ने बता दिए, तो हम आपके माध्यम से अपनी जनता से जानना चाहते हैं, पीएमएलए कानून क्या है? पीएमएलए के बारे में तो भैया हमें इतना आइडिया नहीं है क्या है, ठीक है। जैसे अभी 2018 जो मुझे पता है 2018 में आया, ठीक है, 2018 में पीएमएलए कानून आया। इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामला, जो मनी लॉन्ड्रिंग में कोई भी अगर दोषी पाया जाता है, नहीं पाया जाता, इसमें जब तक ईडी चाहे उन्हें मैक्सिमम 3 साल तक जो है न्यायिक अपने कारावास में डाल सकती है। भैया आप देखिए, अभी पेटीएम था, आपको बता पेटीएम पे भी ये एक्ट लगा है, मनी लॉन्ड्रिंग, जो पेटीएम इन्होंने आरबीआई गाइडलाइंस में बैन हुआ है। अब पेटीएम से खूब चाइना का ट्रांसफर होता था। अब भैया करप्शन तो हर पार्टी में थोड़ा बहुत होता रहता है। आजकल कोई भी ऐसा है, अब पाप तो हर मनुष्य करता है, ये कलयुग है भैया, सतयुग तो है नहीं। तो इस जाल में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, हर चीज़ में वो गुनहगार। 3 महीने का टाइम था, पर ये इलेक्शन कह लो, कुछ कह लो, पर नहीं, केजरीवाल जी ने अगर गलत किया है तो 3 महीने बाद इलेक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत तो ये पीएमएलए कानून है, सेक्शन ऑफ 44 ऑफ द पीएमएलए विच डेट डील्स विद कंडीशन फॉर बेल पेंडिंग ट्रायल completely overlooks the general principle of criminal law. I am accused until proved guilty। innocent until proven guilty। भैया इसका मतलब ये हुआ, जब तक आप जो है अपने आप खुद निर्दोष साबित करिए। आप एक लॉयर है, इसलिए आपसे मैं आपको बता रहा हूँ, 2 ही कानून ऐसे है, एक रेप का और एक एनडीपीएस एक्ट, जिसमें जो मुजरिम है उसको पहले दिन से आपको वो माना जाता है दोषी है। बाकी जितने कानून है, अब ऐसे तो भैया जो मर्डर वाला है, प्रूवन गिल्टी जो है, हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, किस ये 2018 में बीजेपी ने इसमें अमेंडमेंट किया, ठीक है, अमेंडमेंट करके आपको क्या लगता है इसका मिसयूज हो रहा है? नहीं, मिसयूज की बात नहीं है, ये इंटरप्रेट गलत हो रहा है। अब मर्डर कर दिया मैंने, तो जब तक मेरे पे दोष नहीं साबित होगा, जजमेंट नहीं आएगी, मैं निर्दोष हूँ। कानून ये कहता है। बस इसके एक्सेप्शन 2 ही है, एनडीपीएस एक्ट, कि एनडीपीएस में आपके पास माल पड़ा तो आप गिल्टी हो डे 1 से, आपको प्रूफ करना है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ।
एंड सेम गोज विद रेप। यही तो खेला हो रहा है, ईडी का यही खेला हो रहा है। और लगातार जो है जैसे संजय सिंह को आज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, आज बोला कि आप 1 साल से आज एक भी उनके ऊपर एक भी रुपए का रिकवरी नहीं कर पाए, आज उनको बेल मिला है, कल उनको संभवतः बेल मिल जाएगी। ऐसे अभी तक केजरीवाल को 15 दिन का रिमांड पे रखा था जो है ईडी ने, उसके बाद फिर न्यायिक हिरासत फिर 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई, इसमें तिहाड़ जेल बैरक नंबर 2 में वो है। तो क्या आपको लगता है इसमें आचार संहिता लगा हुआ, क्या ये जैसे विपक्ष आरोप लगाता है, ये चुनाव के समय हमारे साथ जो हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमको कमजोर बनाने का काम किया जा रहा है। और एक तरफ कांग्रेस कहती है जो है, अभी कल राहुल गांधी अपने मंच से बोल रहे थे जो है कि हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र वाकई लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा? फ्रीज हुए नहीं हुए ये तो हमें नहीं पता, पर एक लॉ प्रोसेस फॉलो हो रहा है भारत में। अगर देखा जाए तो कुछ गैर कानूनी नहीं है, अगर होता तो वो 1 मिनट में बाहर आ जाते। न्याय तो चल रहा है ना देश में। पीएमएलए कानून के तहत जो है कहाँ भी बाहर आ जाते हैं? नहीं, उसमें आपको लिखा है मैं बता प्रूवन दिया। अंटिल गिल्टी, हाँ। मतलब इनोसेंट है जब तक प्रूफ गिल्टी नहीं हुआ। इनोसेंट है जो, हाँ इनोसेंट है until- ये तो आप कह रहे हो मर्डर कर तो दिया। इसमें क्या है, 3 साल मैक्सिमम इसमें आप न्यायिक हिरासत रख सकते हैं। नहीं इसमें सिसोदिया के ऊपर अभी एक भी चार्ज सिद्ध नहीं हुआ। आप ये जो कह रहे हो सत्येंद्र जैन के ये ऊपर अलग एक चीज कह रहे हो। अब किसी जहाज चलते ने मर्डर कर दिया, अब ऐसा थोड़ी है वो जजमेंट आएगी 2 साल। हमारा न्याय इतना स्लो चलता है, कई बार 5-10 साल लग जाते हैं। अब आपको निर्भया कानून हुआ था, कितना टाइम लगेगा? आप हाँ देखिए, आप निर्भया से जोड़ रहे हैं, ये क्या आपको क्या लगता है? मैं आपको एक हाँ, law मैं भी case हाँ, try कर रहा हूँ इसमें आपको। किसी का मर्डर नहीं हुआ, इसमें नहीं इसमें ये तो पूरा कानून ही कहता है हमारा कि जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता वो इनोसेंट है। ये तो एक पूरा हमारा कानून ही इस पे बेस है, तो इसमें तो कोई नई चीज़ है नहीं। ये तो जो कानून चलता रहा सदियों से ऐसा चलता रहा है। अब तो आपका BNS VNS इन पे चर्चा होनी चाहिए। भारत में और भी मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, केजरीवाल जनप्रतिनिधि था, अब चले गए हैं, बाहर आएगी कुछ टाइम के बाद, और उनके बाद आपको क्या लगता है ये जो है, क्या ये इसका कहीं चुनाव से कुछ लेना देना है? भैया चुनाव से लेना देना हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो जो हुआ है नहीं हुआ है, हम तो आम पब्लिक है। अब इसका जो ब्रॉडर पर्सपेक्ट है वो तो सबको पता चल रहा है। सबके अभी आपने देखा कि वहाँ पे जो है अजीत पवार के ऊपर जो है केस लगे थे, ईडी छापा। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए वैसे ही जो है उनको जो है बरी कर दिया भैया था। इसके बारे और में- एक जो है नवीन जिंदल, अभी उनको जो है वहाँ से जो है पीलीभीत से, हमारे ख्याल से पीलीभीत से वहाँ उनको टिकट दिया गया। हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। और उनके ऊपर कोलगेट स्कैम लगा हुआ था। जैसे वो बीजेपी में शामिल होते हैं, कांग्रेस नेता थे, उनके ऊपर भी ईडी का छापा हटा दिया। और विपक्ष इस पर कहती है कि मोदी जी के पास एक ऐसा डिटर्जेंट है जिसको जो है उस सारे दाग धुल जाते हैं। वो भैया देखो जो है वो है, अब इन पे हम कुछ नहीं कह सकते, पर इतना है क्लियर विन जो है वो दिख रही है। आप कंपटीशन बता दो मोदी जी के अगेंस्ट में कौन है। अच्छा भैया, अगर मैच होता है उसमें 2 टीमें होती है, ठीक है। अब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, ऐसा नहीं भारत ही आ जाएगी, कंपटीशन होता है उसमें भी। अब यहाँ कंपटीशन कौन है, और हर टीम का एक कैप्टन होता है। आप ये बताइए, कंपटीशन केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, आप देख ही रहे हैं कितना एक चीज़ बताइए, मोदी जी से विपक्ष तो है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। है भैया, उनका कोई एक प्रतिनिधि नहीं है ना। अब मेरे 11 खिलाड़ी है बिना कैप्टन के, क्या कर लेंगे वो? महेंद्र सिंह धोनी थे, क्यों कैप्टन कुल कहा जाता था? पूरे उन्होंने कितने वर्ल्ड कप लेके आए, कैसे लेके आए? पूरी टीम पे कंट्रोल था। इस समय जो है देश के सबसे बुजुर्ग विपक्ष के कई सालों विपक्ष का अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन का जो है वो कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं भैया वो आप बहुत क्या कहेंगे, वो क्या वो अनुभवहीन कैप्टन है? नहीं बहुत अच्छे अनुभव है, पर वो PM चेहरा तो नहीं है ना। वो PM चेहरा तो नहीं है। भारत को मोदी जी के सामने कोई चाहिए कि जो खड़ा हो जाए। अब आप कह रहे हो कि सुनील गावस्कर पीछे से सपोर्ट दे रहा है, पर कैप्टन तो एक होना चाहिए ना। वो कोच है, एक कैप्टन चाहिए। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि अगर राहुल गांधी PM चेहरा जो है कांग्रेस नियुक्त कर? भैया राहुल गांधी जी अब तो देखो बहुत समय था उनके पास, वो कहीं के PM बनते, कोई मिनिस्ट्री संभालते, काम अच्छा करते तो लोग उनसे जुड़ते। क्योंकि ये तो देखो जनरल चीज़ है, राजा का बेटा कई बार खट्टा हो जाता है, क्योंकि उनको वो जो सुविधाएं मिली, अगर हम भी बहुत अच्छी पोजीशन पे होते, मर्सिडीज़ में ही पैदा हुए होते, तो हम भी शायद वो नहीं सोच पाते। ये आपने बोल दिया कि राजा के बेटा जो है, लेकिन आप ये सोचिए जिसने जो है अपना दादी खोया, जिसने अपने बाप को जो है टुकड़ों में बिना हो, आप कैसे तो उनके जीवन जो है संघर्षपूर्ण नहीं रहे होंगे। नहीं संघर्षपूर्ण बिल्कुल रहा भैया, पर आप देखोगे वो तो देखो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे, उन्होंने दादा खोई, अपनी दादी खोई, पर जो एक लेगेसी थी, पिता खोया दादी खोई, पिता और दादी जो उन्होंने खोई, वो तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पर आप देखोगे एक PM का बेटा और PM जिसकी दादी हो। अच्छा 10 साल सोचिएगा, 10 साल कांग्रेस शासन थी, अभी 2014 तक था, उसके बाद PM नरेंद्र मोदी जी आए, तो अगर वो चाहते तो PM बन सकते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है स्वार्थ से हटे हुए थे। नहीं सर ऐसा नहीं है, वो PM चेहरा बन भी नहीं पाएगी और अब बन भी नहीं सकते हैं। उनका टाइम दौड़ गया, क्योंकि भारत की जनता ऐसी है, उनको कोई चाहिए अट्रैक्ट करने वाला। मैंने कहा मोदी जी सर्व सियापी है, पर उनको पता है
अट्रैक्ट कैसे होती है पब्लिक, हमारी पब्लिक चाहती क्या है, व्हाट टू डिलीवर टू द पब्लिक। आप राहुल गांधी जी देखिए, उनको डिलीवरी नहीं पता है। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी बीजेपी के पक्ष में है, बहुत एक खेमा है जो अगेंस्ट में है, पर वो अगेंस्ट वाला खेमा तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी विपक्ष के सबसे बड़े लीडर है, सबसे पुरानी पार्टी है, उनके ऊपर उतनी जिम्मेदारी है, आप देखो लहर ही नहीं बना पा रहे हो, वो लहर कहाँ गई। तो आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी ने जो बोला है 400 पार, आपको क्या लग रहा है कितनी 400 तो नहीं, आप मान के जा सकते हो 380 प्लस पक्की बात है, मतलब लेके ही जाएगी। तो हम ये बात कर रहे थे वकील साहब से, हमको सीपी में मिल गए, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। तो आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। जी आइए, क्या नाम है आपका? अजय राय। इधर आ जाइए। जी राय साहब कहाँ से हैं? मैं तो बेसिकली बिहार से हूँ, लेकिन बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा, बॉम्बे में क्या कैसी सिनेरियो कैसे चल रहा है, कैसी परिस्थितियाँ चल रही इसमें, राजनीति, व्यापार, और जैसे हम जानते हैं आप मुंबई जो है हमारी आर्थिक राजधानी है, कुछ बताइए। देखिए, अगर पॉलिटिकल देखें तो पॉलिटिकल ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, 10 साल से देखें तो राजनीति का मतलब कुछ अभी दिख ही नहीं रहा। जो डेमोक्रेसी था देश में और राजनीति में भी जो डेमोक्रेसी था वो देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरह से पूरी तरह से ऑटोक्रेसी आ गई है। और बिज़नेस का देखें तो बिज़नेस का आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट है वो तो सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन का ही है, डेटा आने ही नहीं दे रही है। CSO का हो या NSSO का हो, कोई डेटा ही नहीं आ रहा है। अच्छा, आप जैसे आपने कहा कि ऑटोक्रेसी आ गई, तानाशाही आ गई है, तो भारत में जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यहाँ की जनता जो है वोट करती है, आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ऑटोक्रेसी आ गई? इस पर कुछ विस्तार से बताएं। हाँ जी, देखिए, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, लेकिन जो वोटर्स उस हिसाब से वोटर को ट्रेनिंग नहीं है। वोटर जो वोट एक मत, उसके एक मत का क्या वैल्यू है वो नहीं जानते हैं वोटर्स। मतलब थोड़े बहुत से थोड़े मतलब फ़ायदे के लिए, कोई लालच के लिए वो वोट ऐसे दे देते हैं। आप अगर देखें तो एक MP है, उनका ख़ानदान पूरा, अगर उनके पिताजी भी MP है, लड़का वो भी MP है, ऐसा 15-15 साल से चल रहा है, 3-3 टर्म 4-4 टर्म से। तो आपने उसे ऐसा मैंडेट दे दिया तो वो वहाँ पे राजा बन गया है। मतलब 5 साल, मैक्सिमम 5 साल अब दीजिए, 5 साल में काम कर रहा है तो फिर उस पर सोचिए, नहीं तो उसको चेंज कीजिए। ये होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं 5 साल में सत्ता का परिवर्तन हो जाना चाहिए, जिससे ऑटोक्रेसी ना आ पाए, लोगों के अंदर तानाशाही ना आ पाए, जी। एक जो है कॉन्फिडेंस ना आ पाए। अच्छा, यदि आपके यहाँ, जैसे आप बताएं आपने बिहार से है, तो बिहार में जो है आप देख ही रहे हैं क्या वहाँ पे खेल मच रहा है। अभी गांधी मैदान में भारी संख्या में विपक्ष का एक वो होता है जी। एक जो है संगोष्ठी होती है, जिसमें भारी मात्रा में जो है देखा जाता है। तो वहाँ ये जब भी गांधी, लोग बिहारी कहते हैं, जब भी गांधी मैदान में इस प्रकार के परिवर्तन, इस प्रकार भीड़ देखी जाती है, तो बिहार में हमेशा परिवर्तन हुआ है। इस बार आपको क्या लगता है, परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है बिहार? एग्जैक्टली परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। हमेशा से बिहार से परिवर्तन की जो लहर है, चाहे हम बुद्ध की धरती बोलते हैं, और उसके बाद में चाहे हम क्या कहते हैं, जो उनका देख लें, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था, और या अभी का आपने जो जिक्र किया है, अगर देखें तो जो तेजस्वी का और नीतीश जी का जो अभी सरकार था, इससे पहले जो गठबंधन में था, और उन्होंने जो रोजगार दिया है, बिहार हमेशा से, बिहार में लोग हैं वो पलायन करते हैं हमेशा से। पलायन की बड़ी बड़ी समस्या है बिहार में। हाँ, तो एक्चुअली उसके लिए भी बहुत सारे रीजन्स हैं। मैं एक रीज़न नहीं दे सकता कि बहुत सारे रीजन्स हैं। तो उसके हिसाब से क्या है, और जो वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जाते हैं मजदूरी के लिए, और जो वहाँ पे कुछ एक्चुअली वहाँ पे बिज़नेस नहीं है, या तो आप बाहर जाके मजदूरी कर सकते हैं या गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। आज जो है अगर आज वहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, इसका जो है मतलब इसका जो है अगर सीधा सीधा जो है वहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं उनके ऊपर श्रेय जाता है। क्या वहाँ की लोकल पार्टियाँ जो थी वहाँ कभी कोई काम ही नहीं किया, कोई इंडस्ट्री नहीं डेवलप किया वहाँ? नहीं, ऐसा ये जो इंडस्ट्री नहीं हुआ, इंडस्ट्री नहीं डेवलप होने के पीछे अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर भी होता है। लॉ एंड ऑर्डर मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सरकार की तरफ से सुरक्षा चाहिए, कहीं सुरक्षा चाहिए। जो वहाँ पे अगर देखा जाए तो जो क्षेत्रीय रीजनल जो पार्टीज़ है वो भी जिम्मेदार है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं। एक तरह से देखा जाए तो मेरे ख्याल से जितना मैं एनालिसिस करता हूँ, पिछले 10 साल में 10 साल में मोदी जी ने एक भी बार बिहार को लेकर के कोई एक हाई लेवल मीटिंग की है कि वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए कि जो पलायन है वो जो दूसरे जगह जा रहे हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता,
यहाँ पे आके जो यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, तो भीड़ बढ़ रही है इसको हम नेगेटिव में नहीं लेंगे। वहाँ पे कुछ नहीं तो ऑल ओवर इंडिया में जा सकते हैं आदमी, लेकिन क्या उन्होंने 10 साल में कुछ ऐसा रोड मैप तैयार किया कि वहाँ के लोगों को वहीं पे काम, वो सिर्फ चाहते हैं, उनको सिर्फ 40 सीट जो है लोकसभा का वो दिखता है कि किसी भी तरह किसी के साथ भी हम वो करके 40 सीट में से हम 30 सीट 25 सीट जीत जाए, उसके बाद ख़त्म हो गया। वहाँ के लोग गुजरात में जाएंगे, सूरत में वहाँ मजदूरी करेंगे, वडोदरा में जाएंगे, और यही है बस। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें गठबंधन वहाँ से जो है बहुत मजबूती से लड़ रहा है, और नीतीश कुमार इसमें एनडीए का फिर से पाला पकड़ लिया है, ठीक है। आपको क्या लगता है इस बार 40 में से कितनी सीटें आप बिहार, आपके आकलन से क्या माहौल है वहाँ पे, क्या मतलब 40 में से कितनी सीटें एनडीए को जा रही हैं और कितनी सीटें गठबंधन को जा रही हैं? जी देखिए, मेरे अगर मैं देखूँ तो जो पिछले 15-17 महीना जो भी तेजस्वी और नीतीश जी का सरकार था, उन्होंने जो युवाओं को नौकरी दिया, युवा नौकरी के लिए बहुत त्राहिमाम है पूरे देश में, चाहे आप देख सकते हैं। तो वहाँ जो नौकरी उन्होंने दिया, तो एक युवा का जो रुझान है वो तेजस्वी की तरफ हुआ है, ये है। और नीतीश जी का है कि देखिए, नीतीश जी का जो अगर देखें तो जो ढुलमुल रवैया है, जैसे कभी वो इधर आ जाते हैं, वो सरकार में बने रहते हैं, वो मुख्यमंत्री रहते हैं, चाहे वो तेजस्वी के साथ रहे या बीजेपी के साथ रहे, तो उनका अब जो ये छवि है ना, ये लोगों को अब समझ में आने लगा है कि सिर्फ ये वोट के लिए और सीट के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आपको, आपके आकलन से क्या कितनी सीटें जो है, मैंने पूछा आपसे कितनी सीटें इसमें एनडीए खाते में जा रही आपके आकलन से, और कितनी सीटें जो है गठबंधन खाते में जा रही? देखिए, मेरे हिसाब से अगर ऐसा अगर लोग अगर इस मुद्दे पे वोट दें, जैसे कि 2019 में इन्होंने मोदी जी ने 1.25 लाख या ऐसा ही सपोज दैट 1.25 लाख करोड़ का ऐसा ही पैकेज देके बिहार में उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया था। तो लोग उनके 5 साल का आकलन करें तो उस हिसाब से इन दोनों के जो गठबंधन है, जो नीतीश जी है, इनका भी है। नीतीश जी के काल में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो हावी होके काम कर रहा है। मैं एकदम नीचे से अगर ब्लॉक लेवल से देखें तो ब्लॉक लेवल से हर जगह इतना भ्रष्टाचार है, चाहे आप उसमें जो वो बाथरूम बना रहे उनके, या जो इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 20-25, और इंटीरियर में चले जाएंगे तो 35,000 रुपये ले रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही भ्रष्टाचार है। तो अगर लोग इस सब चीज़ों पे अगर खुल के आए तो इनको 40 में से कम 20 सीट पे, 15 से 20 सीट पे इनको वो कर सकते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था, भाई साहब राय साहब हैं, राय साहब से बात कर रहा था, और मैंने बिहार की परिदृश्य के बारे में जाना, झारखंड के परिदृश्य के बारे में जाना, और एक भाई थे वो लायर से जो वकील साहब, उनसे दिल्ली के परिदृश्य के बारे में जाना, और महाराष्ट्र के परिदृश्य के बारे में जाना। तो ठीक है, हम आगे भी और लोगों से जुड़ते हैं।